हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो एफकेट का एग्ज़ाम है, अभी जो उसका फॉर्म आज से फिलअप होगा 1 तारीख से, उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या मतलब सैलरी है, क्या कट ऑफ गया था 2014 से बात करेंगे कट ऑफ का 2020 तक का, और उसके बाद सिलेबस जो कि बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में जितना मैं बताऊं उतना ही पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, डैम श्योर हूं कि आपका हो जाएगा। पिछले साल 3 बच्चों का हुआ है, जो कि मैं आपको उनका अगर हो सकेगा तो मैं उनका अगर रोल नंबर उनके पास हो तो मैं उनको रोल नंबर भी आपको दिखाऊंगा कि हम उनका हुआ है। अगर अगला वीडियो मैं बनाऊँ तो प्लीज़, उनको भी मैंने शॉर्ट में बताया था और वहाँ उन्होंने सक्सीड किया था। तो प्लीज़ मैं आपको जो बताऊँ मैं वही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आपको तुरंत ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप अटैम्प्ट कीजिएगा और आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके प्लीज़ उतना शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो के लिए, सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 250 रुपये है, ठीक है। और जो एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजी एंट्री है जो आप देख सकते हैं वहाँ पे 0 है, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। जो आपका देखिए, सबसे पहले हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एफकेट के लिए, फ्लाइंग के लिए आप देख सकते हैं जो पीसी हैं जो और एसएससी हैं वो टोटल मिला के आपको 96 हैं, और एफकेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 98 हैं और टोटल सीट। और अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड ड्यूटी है उनके लिए आपको एईएम के लिए जो वो 39 है टोटल। और अगर हम बात करें कि अगर एफकेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए तो एडमिन के लिए आपको 52 है, और डीएन के लिए आपको 21 है सॉरी, और एलजीएस के लिए 23 है, ठीक है। और हम बात करें मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए आपको वहाँ पे 28 सीटें हैं, और एनसीसी स्पेशल एंट्री है जो वो 10% जो सीट है जो सीडीएससी का, वो वैकेंसी फॉर पीसी एंड 10% आउट ऑफ एफकेट, ठीक है। वहाँ पे रिजर्व है वो, ठीक है। जो आपको बता दिया कि वहाँ पे जो 10% जो सीटें हैं जो यहाँ से वो रिजर्व हैं, ठीक है, वो एनसीसी कैडेट के लिए, ठीक है। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको अगर फ्लाइंग के लिए देखें तो बैचलर डिग्री मांगा गया किसी भी स्ट्रीम में विथ फिजिक्स एंड मैथ एट 10+2 लेवल आपका होना चाहिए, ठीक है। और बीटेक कोर्स आपको ये चीज़ बनाई गई है। उसके बाद हम बात करें कि आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मांगा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 16% मार्क्स होना चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ, एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पीजी भी होना चाहिए, वो भी चलेगा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन मैकेनिकल वो भी बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। अब हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उस कंडीशन में आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक है, उसमें आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, मिनिमम 60% मार्क्स मांगा। देखिए 60% मार्क्स तो अनिवार्य हैं आपको। अगर आप कहीं पे भी जाइएगा, आर्मी के देखिएगा और आपका एयरफोर्स का भी देखिएगा, नेवी का देखिएगा, वहाँ पे 60% मार्क्स अनिवार्य कर देते हैं वो, ठीक है। अगर अकाउंट का देखिए तो बीकॉम बोला गया है, 60% मार्क्स इसमें भी बोल दिया गया है। और जो एज हाइट है वो तो आपको पता ही है, हाइट का मैटर वहाँ पे होता ही है। जो मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 है, ठीक है। एनसीसी कैडेट के लिए फ्लाइंग में आप देख सकते हैं एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी, ठीक है। वैसे ही आपको बताया गया है। जो मेट्रोलॉजी है वो मेट्रोलॉजी में बताया गया फॉर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो आपका क्राइटेरिया होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया आपको कि हाँ आपका क्या उसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पे क्या होता है, ठीक है। अगर हम फ्लाइंग ऑफिसर की बात करें तो पे जो आपका होता है कि आपका 56,000 जो डिफेंस मैट्रिक्स है उसके हिसाब से 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक आपका जाता है, ठीक है। और ये लेवल 10 का होता है, और जो MSP होता है जो आपको 15,500 होता है, ठीक है। और जो इसके अलावा जो बाकी के पोस्ट होते हैं उसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो अलाउंसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं पोस्ट वाइज, तो उस कंडीशन में आपके जो सैलरी होती है वो इन हैंड वेरी करते रहती है, तो ठीक है। तो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो स्टार्टिंग में जो आप ट्रेनिंग लोगे उसमें 56,100 का स्टाइपेंड है, जो कि ड्यूरिंग आपको 1 ईयर ट्रेनिंग जो है उसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अलाउंसेस जो आपको दिया, मैंने बताया था आपको, तो अलाउंसेस अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सैलरी वेरी कर जाती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इसमें कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो मिलेगा आपको, जो कि आपको बोला गया है शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। अगर बोला जाता है कि आपको शॉर्टेस्ट रूट आपको गांव तक का पहुंचने का जो भी होगा उसका आपको एसी थर्ड चेयर का जो कार जो ट्रेन का सीट होता है उसमें आपको मिलेगा, या तो आपको बस फेयर नॉर्मल बस फेयर मिलेगा आपको, ठीक है। वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा कैंडिडेट का जो अपियरिंग होंगे, वो जो एसएसबी के लिए, जो सिलेक्शन बोर्ड के लिए फर्स्ट टाइम जो अपियर होंगे उनके लिए, ठीक है। अब बोला गया है कि आपका जो अगर बोला गया नो टीए, नो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस उनको नहीं दिया जाएगा जो ऑलरेडी अपियर हुए हैं सेम टाइप ऑफ एंट्री और एनी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। अगर पहले भी अपियर हुए हैं तो उनको नहीं दिया गया, ऑलरेडी जो अपियर हो चुके हैं उनको नहीं दिया जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा जो एसएसबी होता है जो कंडक्ट किया जाएगा, वो फिजिकल पहले आपको लिया जाएगा, फिजिकल कंडीशन में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा आगे के प्रोसीजर के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक मील 1.6 किलोमीटर होता है एक मील में, वो 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जो भी होता है 10 पुशअप्स हैं, 3 चिनअप्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं, वो आपको वहाँ पे कर लिया जाएगा फिजिकल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि टैटूज़ के बारे में। टैटूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गोरखास जो होते हैं, जो हिली एरिया के होते हैं, उनमें एक प्रथा होती है, चलन होता है कि हाँ उनको टैटू बनवाना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट दी जाती है, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, आइदर विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट, ठीक है। या तो आपके मुंह, फेस, हाथ उस पे हो, या तो आप पीठ उठ पे अंदर पेट उठ पे गुदवा रखे हो, तो वो भी आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे छूट, ठीक है। परमिट नहीं किया जाएगा कि आप आगे प्रोसीड कर पाइए, ठीक है। और ट्राइबल एरिया है तो उसमें कस्टम मार्क होता है, कस्टमरी मार्क होता है, तो उसके लिए आपको छूट है, तो वो आप जान सकते हैं कि वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो रिलीजन से रिलेटेड होता है तो और ट्राइब से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए थोड़ा वहाँ पे छूट दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप वो ड्रग्स व्रग्स जो भी अगर आप लेते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं एडमिट किया जाएगा आगे के लिए प्रोसीजर के लिए, तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए। 250 रुपीज़ का इसमें फॉर्म है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 250 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा फाइनल फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ जो कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, सिलेबस, ठीक है। पैटर्न जो होता है इसमें 3 फेज़ होता है, ठीक है। पहला होता है एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, उसके फॉर टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए EKT होता है एग्ज़ाम, एक वो होता है। उसका SSB होता है जो कि आपको पता होता है, उसके फाइनल सिलेक्शन आफ्टर मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट वहाँ पे होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और 3 फेजेस में कंप्लीट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन में पढ़ना क्या है, ना पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है। पहले मैं बता दूं मैं आपको कि 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, और जो EKT होते हैं जो टेक्निकल होते हैं उनके लिए आपका टेक्निकल नॉलेज जो बोला गया है आपका ब्रांच से रिलेटेड एक होता है एग्ज़ाम, उसमें आपके 45 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और आपको जो बोला गया है यानी एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का वो पेपर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोली गई हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका सिलेबस कैसे हम छोटे में पढ़ें और ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता है, थोड़ा पढ़ने से और ज़्यादा आउटपुट देने से आपके निकल पाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपका सिलेबस होता है हम सीधा उसके ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो इंटरव्यू में आपको 2 स्टेजेस होते हैं वो भी क्लियर किए गए हैं, 3 स्टेजेस होते हैं वो भी क्लियर किए गए हैं। पहला में आपका होता है कि अलॉन्ग विथ जो PD एंड DT के लिए होता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है पहला। दूसरा जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, दूसरा होता है। तीसरा जो आपका बताया गया है इसमें जो आपका टेस्ट होता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, उसमें आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम होता है PSCPSS, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट होता है, तो अगर वहाँ फेल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई। उसका मेडिकल टेस्ट होता है जो कि आपका वहाँ के डॉक्टर होते हैं जो एयरफोर्स के, वो लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है। देखिए सिलेबस के लिए सबसे पहले देखिए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, यही सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, DI, उसका सेट ऑफ अरेंजमेंट होता है उसको पढ़ना है, एम्बेडेड फिगर होता है, मिसिंग कैरेक्टर होता है, रोटेट ब्लॉक्स होता है, एनालॉजी होता है और हिडन फिगर होता है। इन सब चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ लीजिए आप वहाँ पे रीजनिंग सॉल्व कर पाएंगे। लगभग अगर वहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं तो आपको मोर देन 35 आप सॉल्व कर पाएंगे ईजिली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये देखा गया है कि पिछले बार थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से और सीटिंग अरेंजमेंट जो कि होता ही है। आप ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर पढ़ लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगी एक बार में ही, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, लगभग सेम है। तो आपको वहाँ पर बस दिखना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तो यहाँ से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंग्लिश का जो टॉपिक होता है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आएगा, एडजेक्टिव डिग्री एंड कॉम्प्रिहेंशन रूल है वो आपको देखा जाएगा वहाँ पे, और आपका रूल्स ऑफ एरर स्पॉटिंग, एरर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होता है, एक्टिव और पैसिव होता है, ये आपको चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। इतने में आप मोर देन 35 आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और जो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, चांसेस हैं, तो वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैंने पहले ही बता दिया है, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, ठीक है, और टेंसेस के लिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा पूछा जाएगा, जिस्ट पूछा जाएगा, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े और क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि चांसेस हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो कि एप्टीट्यूड है, उसमें आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए। थोड़े से अगर ट्रिक्स आप देखोगे, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनका हो गया। उसके बाद आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम होते हैं जो, उसमें से वो बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वहाँ पे एबव 40 जा सकते हो, ठीक है। जैसे कॉमन टॉपिक जो कि हर बार पूछा जाता है, ये 5 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो 35 प्लस ईजिली स्कोर कर लेंगे। जो एलिगेशन और मिक्सचर होता है, उसका नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, उसका टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये अगर 5 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको वहाँ पे रखा हुआ है 35 प्लस मार्क्स, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 300 में से इतने का पेपर होता है, तो वैसे मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेबस जो कि जनरल अवेयरनेस का है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा है कि उसको सॉर्ट आउट, क्योंकि वहाँ मोस्टली वहाँ पे जनरल अवेयरनेस ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सबका जो कंटेंट होता है बिल्कुल कम होता है, जनरल अवेयरनेस का ज़्यादा होता है। तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप सारे स्क्रीनशॉट ले लो, अब चाहे मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो, क्योंकि इतना ही में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको स्पोर्ट्स में आपको क्या पूछा जाएगा, कोई कप का नाम दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स के बारे में ये पूछा जाएगा कि आपके कितने प्लेयर्स वहाँ पे उस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। और वो ये भी पूछा जाएगा गेम कहाँ कहाँ हुए थे, जैसे एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, अभी ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके देखिए इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे सार्क हो गया, NSG हो गया, G7 G20 होता है, इन सब के बारे में और इनका हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अर्थ के बारे में पूछा जाएगा, अर्थ से क्या रिलेटेड पूछा जाएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आप क्लियर रहिएगा। उसके बाद रिवर सिस्टम जो होता है उसके बारे में आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि रिवर सिस्टम कैसे फ्लो होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, ठीक है, वर्ल्ड की मत बात कीजिएगा। उसके बाद आपको गैसेस पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं और लेयर हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इन थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा अंदर में कितने % हैं तो कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ रहा है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। कितने गैसेस हैं, मिक्सर हैं, और कौन सा गैसेस सबसे ज़्यादा है, कौन कम है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। किससे आपको पोल्यूशन बढ़ता है, फैक्ट्री से कौन सी निकलती है, बस इतना ही पढ़ना है, और कौन सा प्रॉब्लम होता है। और अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, जो अगर लेयर बाय लेयर है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा लेयर सबसे नीचे है, किस में एरोप्लेन उड़ता है, किस में एटमॉस्फेरिक जो भी प्रॉब्लम होता है वो किस में होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको अशोका के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, गुप्ता के बारे में पढ़ लीजिएगा, खिलजी और तुगलक और मुगल्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप ये नहीं कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। मैंने ये नहीं कहा है आप पूरा मगध पढ़िए, ठीक है, लेकिन अशोका के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, और जो पहला जो मुस्लिम थे जिन्होंने पहले अटेंड किया, और जो आपका पहले जो कांग्रेस सेशन था उसमें कौन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बुक ऑथर के बारे में पढ़ लीजिएगा, चेतन भगत से आजकल रिलेटेड आता है बहुत सारा, तो उसके आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, आप अगर पॉलिटी में जाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और जो स्टेट को किस वर्ष में आपको स्टेटहुड मिला, जैसे गोवा को कब स्टेट बनाया गया, इन सब चीज़ों को आप लेके पढ़ लीजिएगा।
और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके बारे में देखिए, जल शक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस बार कि जल शक्ति मिनिस्ट्री नया बनी है, उसे कौन जो कि आपके मिनिस्टर हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कट ऑफ के बारे में देखिए, 2020 से हम बात करते हैं। 2020 में देखिए जो आपका कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300 वो 155 गया था, एकदम 50% जाता है, ठीक है। सोच सकते हैं इसे लेवल क्या होगा टफनेस का, ठीक है। और आपका जो EKT होता है जो टेक्निकल्स के लिए वो 40 गया था आउट ऑफ 50। अगर हम देखें कि आपका जो ये देखें कि आपका जो 2019 में जो गया था FCAT 1 में 133 गया था, और जो 2018 में देखें तो 140 गया हुआ था, ठीक है। और आपका 2018 में देखें आपका FCAT 1 में तो 155 गया हुआ था। अगर FCAT 2 में देखें 2017 में तो 160 गया था, FCAT 1 देखें 2017 में तो 150 गया हुआ था, और FCAT 2 देखें 2016 में तो 148 गया हुआ था, FCAT 1 देखें 2016 में तो 132 गया हुआ था। तो हमेशा आप गौर करते हैं जो FCAT 2 होता है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। पिछले वाले कंपेरिजन में 10 नंबर बढ़ के आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर वही देख सकते हैं 2015 में जो FCAT में गया था दूसरे में 144 और पहले में 126 गया हुआ था, ठीक है। और FCAT 2 में 2014 में गया था 123। और इस बार देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे FCAT 2 है, यानी अगर FCAT 2 में जितना आ रहा है यानी FCAT 1 में आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी पिछले बार लॉकडाउन था, इसी कारण से जो कट ऑफ है थोड़ा सा अल्टर आ रहा है। ये 2019 का ही है, एज इट इज़ उस समय पेपर होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो 2020 में हुआ, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उस कारण से जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन आपका जो रिजल्ट होता है जो FCAT 2 में वो ज़्यादा आता है FCAT 1 से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी भी FCAT 2 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कट ऑफ होगा जो पिछली बार है उससे ज़्यादा होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो सारा कट ऑफ का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन एराइज होती है ज़्यादा और कम होने से। तो आप प्लीज़ मेहनत कीजिएगा उसी तरह से कि आप वहाँ पे इजीली क्रैक कर पाइए। नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, अगर वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आज या कल में वो भी वीडियो लेके आऊँ जिसमें कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बारे में सारा डेटा और डिटेल्स वहाँ पे आपको एक मैं शो करूँ कैसे भरना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।